गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर के फोर्थ यूनिट के बारे में, जो कि है प्रवर्धन उपकरण से संबंधित है। श्रवण यंत्र भाग कार्यप्रणाली और उसके प्रकार के बारे में। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में श्रवण यंत्र हियरिंग एड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ध्वनि को प्रवर्धित अर्थात एम्पलीफाई करके श्रवण बाधित व्यक्ति की सुनने की क्षमता में सुधार करता है। यह केवल आवाज को तेज ही नहीं करता, बल्कि उसे बच्चे की जरूरत के अनुसार स्पष्ट भी बनाता है। श्रवण यंत्र के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। क्या है? श्रवण यंत्र के मुख्य भाग, पार्ट ऑफ हियरिंग एड्स। यह आधुनिक डिजिटल श्रवण यंत्र मुख्य रूप से चार भागों से मिलकर बना होता है। माइक्रोफोन, यह वातावरण से ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें विद्युत संकेतों में बदलता है। एम्पलीफायर, यह यंत्र का मस्तिष्क है। यह विद्युत संकेतों की शक्ति को बढ़ाता है और शोर को कम करके आवाज को साफ करता है। रिसीवर या स्पीकर, यह प्रवर्धित विद्युत संकेतों को वापस ध्वनि तरंगों में बदल देता है और कान के भीतर भेजता है। बैटरी, यह पूरे यंत्र को शक्ति प्रदान करती है। वर्किंग मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली क्या है इसकी? श्रवण यंत्र की कार्य प्रणाली को इन चार चरणों में या इन चरणों में समझा जा सकता है। ध्वनि ग्रहण, माइक्रोफोन आवाज को पकड़ता है या कैप्चर करता है। रूपांतरण, आवाज को डिजिटल कोड 0 और 1 में बदला जाता है। अनुकूलन, एम्पलीफायर उन आवृत्तियों को तेज करता है जिन्हें बच्चा नहीं सुन पा रहा, जैसे कि ऑडियोग्राम में बताया गया था। आउटपुट, रिसीवर इस स्पष्ट आवाज को कान के पर्दे तक पहुंचाता है। श्रवण यंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स। विशेष शिक्षा में बच्चे की बाधिता की डिग्री और सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग होता है, जैसे बनावट के आधार पर। बीटीई, बिहाइंड द ईयर, यह कान के पीछे लगा होता है और एक नली के जरिए कान के साँचे, जिसे आर्मोल्ड से जुड़ा होता है। बच्चों के लिए यह सबसे टिकाऊ और लोकप्रिय होता है। RIC, रिसीवर इन कैनल, यह BTE जैसा ही है, लेकिन बहुत छोटा और अदृश्य होता है। ITE या ITC या CIC, ये कान के अंदर फिट होने वाले छोटे यंत्र हैं। ये बड़े बच्चों या वयस्कों के लिए उपयुक्त होते हैं। पॉकेट मॉडल, बॉडी वॉर्न क्या होता है? इसमें एक बड़ा केस होता है जिसे जेब में रखा जाता है। यह सस्ता और मजबूत होता है, लेकिन इसमें शोर अधिक आता है। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पर एनालॉग, यह सभी आवाज़ों को एक समान तेज करता है। अब इसका प्रयोग कम होता है। डिजिटल, यह आधुनिक तकनीक है जो आवाज़ और शोर के बीच अंतर कर सकती है। इसे कंप्यूटर से प्रोग्राम किया जा सकता है। स्पेशलाइज्ड एड्स, बोन कंडक्शन ऐड, यदि किसी बच्चे के बाहरी या मध्य कान में समस्या है तो यह यंत्र कंपन के जरिए सीधे आंतरिक कान को आवाज पहुंचाता है। विशेष शिक्षा में श्रवण यंत्र का महत्व। भाषा विकास, सही यंत्र के बिना बच्चा स्पीच बनाना की ध्वनियों को नहीं सुन सकता। समावेशी शिक्षा, यंत्र की मदद से बच्चा सामान्य कक्षा में शिक्षक के निर्देशों को सुन पाता है। सुरक्षा, सड़क पर चलते समय हार्न या अन्य चेतावनी वाली ध्वनियों को सुनने में सहायक। रख रखाव और सावधानियां, एक विशेष शिक्षक को बच्चे के यंत्र की देखभाल के बारे में पता होना चाहिए। नमी से बचाओ, यंत्र को पानी और पसीने से बचाएं। बैटरी की जांच, रोज सुबह क्लास शुरू होने से पहले बैटरी चेक कर लें। ईयर मोल्ड की सफाई, कान के सांचे को नियमित साफ करें ताकि वैक्स ना जमा होने पाए। यंत्र का प्रकार, लाभ और सीमा। BTE, क्या लाभ है इसके? अधिक पावरफुल और बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। सीमा क्या है? थोड़ा सा बड़ा दिखता है। CIC, दिखाई नहीं देता अर्थात अदृश्य होता है। छोटी बैटरी का होता है, कम पावर का होता है। बॉडी वार्न, सस्ता और टिकाऊ होता है,
कपड़ों की रगड़ का शोर आता है इसमें। द्विकर्ण श्रवण यंत्र प्रवर्धन का महत्व क्या होता है? विशेष शिक्षा और ऑडियोलॉजी में द्विकर्ण श्रवण यंत्र प्रवर्धन अर्थात बाई न्यूरल हियरिंग एड एम्प्लीफिकेशन का अर्थ है दोनों कानों में श्रवण यंत्र का उपयोग करना। मानव मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से दोनों कानों से मिलने वाली सूचनाओं को एक साथ प्रोसेस करने के लिए बना है। जब किसी बच्चे या व्यक्ति को दोनों कानों में श्रवण दोष हो तो केवल एक कान में मशीन लगाने के बजाय दोनों कान में मशीन लगाना वैज्ञानिक और शैक्षणिक रूप से कहीं अधिक प्रभावी होता है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ध्वनि का स्थानीयकरण। मस्तिष्क यह पहचानने के लिए दोनों कानों का उपयोग करता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है। महत्व। दोनों कानों में मशीन होने पर बच्चा यह समझ पाता है कि उसे किस तरफ मुड़ना है। यह सड़क पार करते समय या खेल के मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक माना जाता है। विशेष शिक्षा में कक्षा में यदि कोई सहपाठी पीछे से सवाल पूछता है तो द्विकर्ण प्रवर्धन से बच्चा तुरंत उसकी दिशा में देख पाता है। शोर में बेहतर समझ। स्पीच अंडरस्टैंडिंग इन नॉइज, इसे स्क्वेलचल प्रभाव कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क दोनों कानों से मिलने वाली जानकारी का उपयोग करके पृष्ठभूमि के शोर बैकग्राउंड नॉइज को दबा देते हैं और मुख्य आवाज स्पीच पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्व क्या है? एक कान में मशीन होने पर शोर और आवाज आपस में मिल जाते हैं। द्विकर्ण यंत्र से बच्चा भीड़ या शोर वाली कक्षा में भी शिक्षक की आवाज को बेहतर ढंग से समझ पाता है। ऑडिटरी डिप्रीवेशन से बचाओ क्या होता है? यदि एक कान में मशीन लगाई जाए और दूसरी को खाली छोड़ दिया जाए तो जिस कान से आवाज नहीं मिल रही है उसकी सुनने और समझने की क्षमता समय के साथ अस्थायी रूप से कम हो जाती है। इसे ऑडिटरी डिप्रीवेशन कहते हैं। महत्व। दोनों कानों का उपयोग करने से दोनों तरफ की श्रवण नसें सक्रिय रहती हैं और मस्तिष्क का श्रवण केंद्र पूरी तरह विकसित होता है। ध्वनि की उच्च गुणवत्ता और स्पष्टता। जब दोनों कानों से ध्वनि मिलती है तो वह अधिक प्राकृतिक और त्रिआयामी लगती है। बाईन्यूरल समावेशन क्या होता है? जब दोनों कानों से आवाज सुनी जाती है तो मस्तिष्क उसे एकल कान की तुलना में अधिक तेज महसूस करता है। इसका मतलब है कि मशीनों को कम वॉल्यूम पर रखकर भी बच्चा स्पष्ट सुन सकता है, जिससे कानों पर कम दबाव पड़ता है। सुनने की थकान में कमी, रिड्यूस्ड लिसनिंग फैटिग क्या होता है? श्रवण बाधित बच्चों को सुनने के लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। द्विकर्ण प्रवर्धन सुनने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इससे बच्चे को सुनने के लिए बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना पड़ता, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ती है और वह स्कूल में जल्दी नहीं थकता। द्विकर्ण बनाम एक कर्ण प्रवर्धन एक तुलनात्मक अध्ययन है। देखते हैं। दिशा का ज्ञान एक कान के यंत्र में बहुत कठिन होता है, दोनों कान के यंत्र में अत्यंत सटीक होता है, कठिन नहीं होता है। शोर में समझ भ्रमित करने वाला होता है मोन्यूरल में, जबकि जो बाईन्यूरल होता है उसमें स्पष्ट और बेहतर होता है। ध्वनि की प्रकृति कृत्रिम या फ्लैट होती है, इसमें प्राकृतिक और संतुलित होती है। मस्तिष्क का विकास केवल एक हिस्सा सक्रिय होता है, इसमें संतुलित विकास होता है। कक्षा प्रवर्धन प्रणाली और सहायक श्रवण उपकरण। विशेष शिक्षा की कक्षा में केवल व्यक्तिगत श्रवण यंत्र हियरिंग एड पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि कक्षा की दूरी, गूंज और शोर बच्चे के सुनने के अनुभव को खराब कर देते हैं। यहाँ कक्षा प्रवर्धन प्रणाली, क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन सिस्टम और अन्य सहायक श्रवण उपकरण एएलडीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या है? क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन सिस्टम। इन प्रणालियों का उद्देश्य शिक्षक की आवाज को बिना किसी शोर के सीधे बच्चों के कान तक पहुंचाना होता है। एफएम प्रणाली क्या होती है? एफएम प्रणाली क्या होती है इसके बारे में देखते हैं।
यह विशेष शिक्षा में सबसे अधिक उपयोग होने वाली प्रणाली है। कार्य प्रणाली क्या है इसकी? शिक्षक एक वायरलेस माइक्रोफोन पहनता है। शिक्षक की आवाज रेडियो तरंगे के माध्यम से सीधे बच्चों के पास मौजूद रिसीवर तक पहुंचती है। यह रिसीवर बच्चों के हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट से जुड़ा होता है। लाभ क्या होता है? यह दूरी की समस्या को खत्म कर देता है। शिक्षक चाहे बोर्ड की तरफ मुंह करके बोले या कक्षा में पीछे खड़ा हो, बच्चे को आवाज ऐसी सुनाई देती है जैसे शिक्षक उसके पास ही नहीं हो। साउंड फील्ड सिस्टम कार्य प्रणाली क्या है इसकी? इसमें शिक्षक की आवाज पूरे कमरे में लगे हुए छोटे लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित की जाती है। या न केवल श्रवण बाधित बच्चों के लिए बल्कि लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी या सामान्य बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह पूरी कक्षा में आवाज का स्तर समान बनाए रखता है। इंडक्शन लूप सिस्टम क्या होता है? कार्यप्रणाली कक्षा की दीवारों या फर्श पर एक तार का घेरा बिछाया जाता है। शिक्षक की आवाज विद्युत चुंबकीय संकेतों में बदल जाती है, जिसे बच्चों के हियरिंग एड का टी क्वाइल मोड ग्रहण कर लेता है। इसमें बच्चों को कोई अतिरिक्त रिसीवर पहनने की जरूरत नहीं होती है। सहायक श्रवण उपकरण असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस क्या होती है? ये वे उपकरण हैं जो विशेष परिस्थितियों जैसे टीवी देखना, फोन पर बात करना, अलार्म सुनना में मदद करते हैं। टेलीफोन एम्पलीफायर या फोन की आवाज को तेज और स्पष्ट करता है। टेलीविजन सुनने की उपकरण हेडफोन या वायरलेस ट्रांसमीटर जो टीवी की आवाज को सीधे कान तक पहुंचाते हैं। विजुअल और लाइब्रेटरी अलार्म श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामान्य अलार्म काम नहीं करते, इसलिए डोरबेल लाइट घंटी बजाने पर या घंटी बजने पर घर की लाइट चमकती है। बेड शेकर सुबह अलार्म बजने पर तकिया या गद्दा कंपन करने लगता है। स्मोक डिटेक्टर स्ट्रोब लाइट क्या होती है? आग लगने पर तेज चमकती है, रोशनी चेतावनी देती है। आधुनिक डिजिटल तकनीक और ऐप्स आजकल स्मार्टफोन ने भी सहायक उपकरणों की जगह ले ली है। स्पीच टू टेक्स्ट ऐप शिक्षक जो बोल रहा है वह बच्चों के टैबलेट या फोन पे लिखित रूप में लाइव कैप्शंस दिखता है। वीडियो रिले वीआरएस का फुल फॉर्म वीडियो रिले सर्विसेज होता है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से वीडियो कॉल पर बातचीत करना। विशेष शिक्षा में इन उपकरणों का महत्व क्या है? चुनौती दूरी और शोर को किस उपकरण से समाधान किया जा सकता है? एफएम सिस्टम के माध्यम से शिक्षक की आवाज सीधे कान में पहुंचती है। गूंज इको साउंड फील्ड सिस्टम के माध्यम से आवाज की स्पष्टता को बढ़ाता है। सेफ्टी सुरक्षा वाइब्रेटरी अलार्म खतरे की सूचना या कंपन रोशनी से देता है। मनोरंजन या सूचना कैप्शन्ड मीडिया वीडियो के साथ लिखे हुए शब्दों का उपयोग करना। विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी एक विशेष शिक्षक को इन उपकरणों का डेली चेक करना चाहिए। एक विशेष शिक्षक को इन उपकरणों को डेली चेक करना चाहिए। यदि एफएम सिस्टम की बैटरी खत्म है या लूप सिस्टम में खराबी है तो बच्चा कक्षा की गतिविधियों से पूरी तरह कट सकता है। शिक्षक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बोलते समय माइक्रोफोन सही स्थिति कॉलर से लगभग 6 से 8 इंच नीचे हो। श्रवण यंत्र की देखभाल रख रखाव और समस्या निवारण विशेष शिक्षा में श्रवण यंत्र हेयरिंग एड एक महंगी और संवेदनशील डिवाइस है। इसकी सही देखभाल न केवल इसकी उम्र बढ़ाती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि बच्चे को निरंतर और स्पष्ट ध्वनि मिलती रहे। क्या है? डेली केयर एंड मेंटेनेंस दैनिक देखभाल और रख रखाव श्रवण यंत्र को गंदगी नमी और गर्मी से बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। नमी से सुरक्षा कान का पसीना और वातावरण की नमी मशीन को खराब कर सकती है। रात को सोते समय मशीन को डी ह्यूमिडिफायर या सिलिका जेल वाले बॉक्स में रखें। सफाई प्रतिदिन मुलायम और सूखे कपड़े से मशीन को पोंछें। ईयर मोल्ड के छेद में जमा कान की गंदगी को साफ करने के लिए वैक्स पिक या ब्रश का उपयोग करें। पानी से बचाओ नहाते समय, तैरते समय या भारी बारिश में मशीन
उतार दें। रसायनों से बचाओ। हेयर स्प्रे, परफ्यूम या लोशन लगाने के बाद ही मशीन पहने, क्योंकि इनके कण माइक्रोफोन को ब्लॉक कर सकते हैं। बैटरी का प्रबंधन, बैटरी मैनेजमेंट। बैटरी की जांच, प्रतिदिन बैटरी टेस्टर से जांचें कि पर्याप्त पावर है या नहीं। रात की सावधानी, रात में मशीन का उपयोग न होने पर बैटरी का दरवाजा खुला रखें। इससे नमी बाहर निकलती है और बैटरी की उम्र बढ़ जाती है। स्टोरेज, नई बैटरियों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इन्हें सिक्कों या चाबियों जैसी धातु की चीजों के साथ ना रखें। ट्रबल शूटिंग, समस्या कैसे हो सकती है? यदि मशीन काम नहीं कर रही है तो एक विशेष शिक्षक या अभिभावक को इन चरणों का पालन करना चाहिए। समस्या क्या है? कोई आवाज नहीं आ रही, बैटरी खत्म है या उल्टी लगी है। समस्या समाधान क्या हो सकता है? नई बैटरी लगाएं या दिशा जांचें। आवाज बहुत धीमी है, ईयर मोल्ड में वैक्स या गंदगी हो सकती है। मोल्ड को साफ करें या धोएं मशीन को अलग करके। सीटी जैसी आवाज, फीडबैक, ईयर मोल्ड कान में ढीला या सही से नहीं लगा है, मोल्ड को दोबारा सही से लगाएं या नया बनवाएं। आवाज रुक कर आना, बैटरी के संपर्क गंदे हैं। सूखे कपड़े से बैटरी और उसके टर्मिनल को साफ करें। आवाज फटी हुई या विकृत है, मशीन में नमी चली गई है, बैटरी निकाल कर मशीन को सुखाएं। ईयर मोल्ड की देखभाल क्या होती है? चूंकि ईयर मोल्ड प्लास्टिक का होता है इसलिए इसे धोया जा सकता है। मोल्ड को मशीन बीटीई से सावधानी पूर्वक अलग करें। इसे हल्के साबुन वाले गुनगुने पानी से धोएं। मोल्ड की नली के अंदर के पानी को एयर ब्लोअर से पूरी तरह सुखाएं। पूरी तरह सूखने के बाद ही वापस यंत्र से जोड़ें। विशेष शिक्षक के लिए सुझाव, डेली लिसनिंग चेक। कक्षा शुरू होने से पहले लिंग सिक्स साउंड्स का उपयोग करके जांचें कि बच्चा सुन पा रहा है या नहीं। स्पेयर किट, अपने पास हमेशा कुछ अतिरिक्त बैटरियां और एक छोटा ब्रश रखें। व्यवहार पर नजर, यदि बच्चा अचानक मशीन उतारने लगे या आवाज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दे तो समझ लें कि मशीन में कोई तकनीकी समस्या हो सकती है। कर्णवत प्रत्यारोपण के लिए अभिविन्यास, कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए अभिविन्यास ओरिएंटेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह केवल सर्जरी के बारे में नहीं बल्कि माता पिता और बच्चे को इस पूरी यात्रा, सर्जरी से लेकर बोलने तक के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार करना है। विशेष शिक्षा और ऑडियोलॉजी में इसे प्री इम्प्लांट काउंसलिंग या ओरिएंटेशन कहा जाता है। इसके मुख्य चरणों का विवरण नीचे दिया गया है। क्या है? कॉक्लियर इम्प्लांट क्या है? तकनीकी अभिविन्यास। सबसे पहले परिवार को यह समझाया जाता है कि यह एक हियरिंग एड नहीं है। कार्यप्रणाली, यह कान के खराब हिस्से अर्थात कॉक्लिया को छोड़कर सीधे श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व को बिजली के संकेतों से उत्तेजित करता है। दो भाग, उन्हें बताया जाता है कि इसके दो भाग होंगे। एक आंतरिक जो सर्जरी द्वारा अंदर लगेगा, दूसरा बाहरी जो कान के ऊपर प्रोसेसर की तरह दिखेगा। प्रत्यारोपण, कैंडिडेसी क्राइटेरिया क्या होता है? अभिविन्यास का एक बड़ा हिस्सा यह समझना है कि क्या बच्चा इसके लिए सही उम्मीदवार है। श्रवण हानि की डिग्री आमतौर पर यह उन बच्चों के लिए है जिन्हें अति गंभीर प्रोफाउंड श्रवण हानि है और जिन्हें डिजिटल हियरिंग एड से लाभ नहीं हो पा रहा। आयु, जितनी जल्दी, आमतौर पर 12 महीने की उम्र से प्रत्यारोपण होगा, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। चिकित्सीय जांच, इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन के बारे में बताया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि कान की बनावट और नसें सही है या नहीं। उम्मीदों का प्रबंधन, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। माता पिता को यह स्पष्ट किया जाता है कि जादुई स्विच नहीं, सर्जरी के तुरंत बाद बच्चा बोलना शुरू नहीं करेगा। ध्वनि की प्रकृति, इम्प्लांट से मिलने वाली आवाज प्राकृतिक आवाज से थोड़ी अलग इलेक्ट्रॉनिक होती है जिसे समझने के लिए मस्तिष्क को समय चाहिए होता है। पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, सर्जरी केवल 10% काम है,
बाकी 90% काम सर्जरी के बाद की स्पीच थेरेपी होती है। सर्जरी और स्विच ऑन प्रक्रिया। अभिविन्यास में प्रक्रिया के चरणों को समझाया जाता है। सर्जरी, यह लगभग 2 से 3 घंटे की प्रक्रिया है। घाव भरना, हीलिंग। सर्जरी के बाद लगभग 3 से 4 सप्ताह तक घाव भरने का इंतजार किया जाता है। स्विच ऑन, घाव भरने के बाद बाहरी प्रोसेसर लगाया जाता है और बच्चा पहली बार आवाज सुनता है। मैपिंग, कंप्यूटर के जरिए आवाज के स्तर को सेट करना होता है। वित्तीय और रखरखाव अभिविन्यास लागत। कॉक्लियर इम्प्लांट एक महंगा उपकरण है। परिवार को सरकारी योजनाओं जैसे एडीआईपी स्कीम या बीमा के बारे में जानकारी दी जाती है। रख रखाव, प्रोसेसर की बैटरी चार्ज करना, नमी से बचाना और केबल की देखभाल करना सिखाया जाता है। टेबल अभिविन्यास चेकलिस्ट है। प्रतिबद्धता, क्या परिवार 2 से 3 साल तक नियमित थेरेपी के लिए तैयार है? वातावरण, क्या घर में बच्चे को भाषाई माहौल मिलेगा? तकनीकी समझ, प्रोसेसर और एक्सेस एसेसरीज का उपयोग कैसे करना है? अनुवर्ती जांच, समय समय पर मैपिंग के लिए क्लिनिक आना अनिवार्य है। विशेष शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अभिविन्यास के दौरान विशेष शिक्षक माता पिता को उन बच्चों से मिलवाते हैं जिनका प्रत्यारोपण सफल रहा। इससे परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि सर्जरी के बाद बच्चे का ऑडिटरी वर्बल थेरेपी सत्र तुरंत शुरू हो सके। कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद दी जाने वाली ऑडिटरी वर्बल थेरेपी वह प्रक्रिया है जो बच्चे को सुनना और बोलना सिखाती है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि बच्चे को केवल सुनकर भाषा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ना कि केवल इशारों या लिप रीडिंग पर निर्भर रहने दिया जाए। एवीटी के प्रमुख चरण और गतिविधियां निम्नलिखित हैं। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के मुख्य चरण। थेरेपी हमेशा एक निश्चित क्रम में चलती है। ध्वनि की उपस्थिति, यह सबसे पहला चरण है। बच्चा यह पहचानता है कि थेरेपी हमेशा एक निश्चित क्रम में चलती है। ध्वनि की उपस्थिति, यह सबसे पहला चरण है। बच्चा यह पहचानता है कि आवाज शुरू हुई है और कब खत्म हुई है। गतिविधि, आवाज सुनते ही खिलौने को बाल्टी में डालना। ध्वनि भेद डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ बच्चा दो अलग ध्वनियों के बीच अंतर करना सीखता है, जैसे गाय की आवाज बनाम कुत्ते की आवाज। पहचान, बच्चा सुनी हुई ध्वनि को किसी वस्तु या शब्द से जोड़ता है। क्या गतिविधि है? मछली कहाँ है कहने पर सही कार्ड उठाना। कॉम्प्रिहेंशन, बोध या समझ क्या होगा? यह सबसे कठिन स्तर है, जहां बच्चा कहानी सुनता है, प्रश्न समझता है और बातचीत करता है। एवीटी की महत्वपूर्ण तकनीकें। विशेष शिक्षक या थेरेपिस्ट निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करते हैं। हैंड क्यू, बोलते समय थेरेपिस्ट अपने मुंह के सामने हाथ या कोई वस्तु रखता है ताकि बच्चा होठों को ना पढ़ सके और केवल कानों अर्थात इम्प्लांट पर जोर दे। एकॉस्टिक हाइलाइटिंग, ये क्या होता है? शब्दों के उन हिस्सों पर ज्यादा जोर देना जिन्हें बच्चा सुन नहीं पा रहा है, जैसे शा या ताकि आवाज को थोड़ा खींच कर बोलना। वेट टाइम, निर्देश देने के बाद बच्चे को सोचने और प्रतिक्रिया देने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय देना। सैंडविच, पहले केवल बोलकर बताना, यदि बच्चा ना समझे तो इशारा करना और फिर दोबारा केवल बोलकर सुनाना। स्पीच ड्यूट और भाषाई वातावरण। एवीटी में लर्निंग टू लिसन साउंड्स का बहुत महत्व है। इसमें हर वस्तु को एक विशेष आवाज दी जाती है। कार के लिए ब्रूम ब्रूम, हवाई जहाज के लिए आइश, सांप के लिए शशा। इन आवाजों की आवृत्ति अलग अलग होती है, जो बच्चे के नए नए इम्प्लांट हुए मस्तिष्क को ध्वनियों के बीच अंतर करना सिखाती है। माता पिता की भूमिका। एवीटी का सबसे अनोखा पहलू यह है कि इसमें माता पिता का थेरेपी रूम में अनिवार्य होना है। थेरेपिस्ट माता पिता को सिखाता है कि घर पर 24 घंटे बच्चे के साथ कैसे बातचीत करनी है। नैरेटिव क्या होना चाहिए?
माता पिता जो भी काम कर रहे हो उसे बोल कर बताएं, जैसे देखो मम्मी पानी भर रही हैं, अब हम बटन बंद करेंगे। एवीटी के लाभ और सफलता की शर्तें। प्रारंभिक हस्तक्षेप। 3 साल से कम उम्र में सियाई होने पर परिणाम सर्वोत्तम होते हैं। निरंतर उपयोग। प्रोसेसर को 2 दिन भर सोते समय छोड़कर पहनना अनिवार्य है। प्रोसेसर को दिन भर सोते समय छोड़कर पहनना अनिवार्य है। तकनीकी मैपिंग। समय समय पर ऑडियोलॉजिस्ट से इम्प्लांट की मैपिंग कराना। निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका? कॉक्लियर इम्प्लांट एक यंत्र है, लेकिन एवीटी वह रास्ता है जो उस यंत्र को बच्चे के जीवन का हिस्सा बनाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, आमतौर पर 2 से 3 साल, लेकिन सही अभ्यास से बच्चा सामान्य स्कूल जाने और सामान्य बच्चों की तरह बोलने के काबिल हो जाता है। फोर्थ यूनिट आपकी यही कंप्लीट हुई। अब लास्ट है फिफ्थ यूनिट, श्रवण अधिगम, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इन सभी लेक्चर को आप देखिए और अपनी तैयारी और रिवीजन को स्टार्ट करते रहिए।